प्राचीन समय में राजस्थान की एक धारा नगरी में खड़क सिंह नाम के राजा राज्य किया करते थे, जिनकी रानी का नाम रूपवती देवी था। राजा खड़गसेन बहुत ही उदार हृदय के इंसान थे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। रानी रूपवती भी जितनी ज़्यादा सुंदर थी, उतनी ही गुणवती और संस्कारी भी थी। राजा खड़क सिंह और रानी रूपवती के 2 पुत्र थे, जिनमें बड़े बेटे का नाम रूप और छोटे बेटे का नाम बसंत था। रूप और बसंत दोनों भाई अभी छोटे ही थे कि रानी रूपवती अक्सर बीमार रहने लगी और अपनी बीमारी के कारण चिंता में डूबी रहती थी कि अगर रानी रूपवती दोबारा स्वस्थ नहीं हुई और किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई तो राजा खड़क सिंह तो दूसरा ब्याह कर लेंगे, और इसके बाद मेरे रूप और बसंत का ख्याल कौन रखेगा? क्या दूसरी रानी आकर मेरे रूप और बसंत को मेरे जैसा लाड़ दुलार दे पाएगी? रानी रूपवती अपनी लंबी बीमारी से परेशान तो थी ही, इसलिए वे अक्सर अपना मन बहलाने के लिए और अपनी चिंता को थोड़ा हल्का करने के लिए अपने महल के पीछे बने हुए बगीचे में टहलने जाया करती थी। उनके बगीचे में बहुत समय से एक चिड़िया और चिड़े का जोड़ा अपना घोंसला बनाकर रहता था। रानी रूपवती अक्सर उनके लिए दाने पानी की व्यवस्था किया करती थी। एक दिन रानी ने देखा कि उनके घोंसले में कोई दूसरी चिड़िया बैठी हुई है और ये चिड़िया दोनों बच्चों को अपनी चोंच से घायल करके घोंसले से नीचे गिरा देती है। इस दृश्य को देखकर रानी रूपमती मानसिक रूप से भी बीमार रहने लगी। जब रानी रूपवती को ऐसा लगा कि अब उनकी मृत्यु का समय नज़दीक आ गया है, तो उन्होंने अपने पति राजा खड़गसेन को बुलवाकर उन्हें बगीचे में रहने वाली चिड़िया और चिड़िया के बच्चों का सारा हाल कह सुनाया और राजा से वचन लिया कि रानी रूपमती की मृत्यु के बाद राजा दूसरा विवाह नहीं करेंगे। राजा खड़गसेन का एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम धीर सिंह था। धीर सिंह जब बहुत ही छोटे थे, जिस वक्त उनकी माता का देहांत हो गया था, तब रानी रूपवती ने अपने देवर का लालन पालन अपने बच्चे की तरह किया था। आज रानी रूपवती ने अपने देवर धीर सिंह को भी महल में बुलवाकर उन्हें उनका बचपन याद दिलाया और कहा कि देवर जी, मेरा अंतिम समय आ गया है। आज मेरे रूप और बसंत दोनों बच्चे बिना माँ के हो जाएंगे। मैं जानती हूँ कि आपसे बेहतर मेरे बच्चों के इस दर्द को और कोई महसूस नहीं कर सकता। आज आप भी मुझे वचन दीजिए कि मेरे मरने के बाद अगर राजा खड़गसेन अपना दूसरा विवाह कर लेते हैं तो आप मेरे रूप और बसंत दोनों बच्चों को अपनी निगरानी में रखेंगे और हर दुख मुसीबत में उनका साथ भी देंगे। कुछ समय के पश्चात रानी रूपवती का स्वर्गवास हो गया। राजा खड़गसेन के मंत्री जालिम सिंह की नज़र तो पहले से ही धारा नगरी को हथियाने पर गड़ी हुई थी और इसीलिए वह राजा खड़गसेन का विश्वसनीय पात्र बना हुआ था। अपने षड्यंत्रों को अंजाम देने के लिए मंत्री जालिम सिंह राजा खड़गसेन को दूसरा ब्याह करने के लिए उकसाने लगा और बाकी मंत्रियों को भी अपनी सलाह मनवाने में शामिल कर लिया और अंततः राजा खड़गसेन का दूसरा विवाह पड़ोसी राजा की राजकुमारी ज्ञानवती के साथ हो जाता है। जब राजा खड़गसेन अपना दूसरा विवाह करके रानी ज्ञानवती को महल में ले आए तो उनके भाई धीर सिंह रूप और बसंत दोनों को अपने पास अपने महल में रखने लगे। धीर सिंह और राजा खड़ग सिंह के महल आमने सामने ही थे। एक दिन की बात है, जब रूप और बसंत दोनों भाई महल के बाहर गेंद बल्ला खेल रहे थे तो बसंत ने जैसे ही गेंद फेंकी तो वो गेंद उसकी सौतेली माँ ज्ञानवती के महल में चली जाती है। रूप दौड़ता हुआ अपनी गेंद लेने के लिए अपनी मौसी के महल में चला गया। रूप यौवन की अवस्था में आ चुका था। उसके मुखमंडल पर चंद्रमा जैसी चमक थी और सूरज के जैसा तेज। रानी ज्ञानवती रूप को देखकर उस पर अपना दिल हार बैठती है और उसकी गेंद को कहीं छुपा देती है। रूप मौसी से मिन्नतें करके अपनी गेंद वापस मांगता है तो रानी ज्ञानवती रूप से कहती है कि तुम मेरे साथ प्रेम संबंध बनाओगे
तभी मैं तुम्हें तुम्हारी गेंद वापस करूंगी, वरना मैं राजा से कहकर तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। रूप अपनी मौसी के हाथ जोड़कर वहां से निकल आता है और आकर सारी बात अपने भाई बसंत को बताता है। उधर रानी ज्ञानवती महल में तिरिया जाल बिछाकर तैयार रखती है, अपने कपड़े भी फाड़ लेती है और अपने जिस्म पर खरोंचे मार लेती है और राजा खड़गसेन को तुरंत ही महल में बुलवाकर उन्हें सारी कहानी बताती है कि उनके पीठ पीछे गेंद का बहाना बनाकर उनका बड़ा बेटा रूप मेरे महल में आया और मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की। रानी ज्ञानवती रो रो कर राजा खड़गसेन को अपने जिस्म पर लगी खरोंचे दिखाने लगी और बाद में रूप की गेंद को भी उठाकर दिखाया। रूप की गेंद को देखकर राजा खड़गसेन को रानी ज्ञानवती की बात पर विश्वास हो गया। राजा खड़गसेन ने उसी समय रूप को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। रूप ने सारी बातें दरबार में सच सच बताईं, लेकिन रानी ज्ञानवती के तिरिया जाल से रूप खुद को बचा नहीं पाया। रूप को दोषी करार दे दिया गया और राजा खड़ग सिंह ने रूप को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। उसी समय दरबार में 2 जल्लादों को बुलवाया गया और राजा खड़ग सिंह ने अपने बेटे रूप को जल्लादों के हाथों में सौंप दिया। जब जल्लाद रूप को लेकर चले तो बसंत अपने भाई रूप से लिपटकर रोने लगा और अपने पिता से रो रो कर कहने लगा कि आप माँ को दिया हुआ वचन भूल गए हैं। शायद इसीलिए माँ ने आपको दूसरा ब्याह करने के लिए मना किया था। आज इस मौसी ने झूठा दोष लगाकर मेरे राम जैसे भाई को फांसी पर चढ़वाया है। कल ये मौसी मुझे भी फांसी पर चढ़वाएगी। इससे तो अच्छा होगा हम दोनों ही भाइयों को फांसी पर चढ़वा दीजिए। राजा खड़गसेन के दिल और दिमाग पर तो रानी ज्ञानवती की धुन सवार थी। राजा उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता था। बसंत की बातें सुनकर राजा को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। अब राजा ने 2 जल्लादों को और बुलवाया और बसंत को भी जल्लादों के हाथों में सौंपकर उसे भी फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। चारों जल्लाद रूप और बसंत दोनों को कारागार ले गए। अगले दिन सुबह दोनों भाइयों को फांसी लगानी थी। उनके चाचा धीर सिंह को जब इस बात का पता चलता है तो वे जाकर जल्लादों के पैर पकड़कर मिन्नतें करते हैं और रूप और बसंत दोनों भाइयों को छुड़ाकर कहीं जंगल में भाग जाते हैं। धीर सिंह ने अपने भतीजों को अच्छे से समझा दिया कि वे दोनों भाई किसी भी तरह इस जंगल के रास्ते से धारा नगरी की सीमा से बाहर चले जाएं। किसी दूसरे देश में पहुंच जाएंगे तो उनकी जान बच जाएगी, मगर बाहर जाकर अपना नाम और पहचान किसी को ना बताएं। ऐसा धीर सिंह ने उनसे वचन ले लिया। इधर राजा खड़गसेन को पता चलता है कि उनका भाई धीर सिंह रूप और बसंत दोनों को जल्लादों की गिरफ्त से छुड़ाकर ले गया है, तो उसने अपने सैनिकों को जंगल में उन्हें ढूंढने के लिए भेज दिया। धीर सिंह को पता था कि राजा के सैनिक उन्हें कुछ ही समय में पकड़ लेंगे। धीर सिंह अपने भतीजों को घने जंगल में छोड़कर आधे ही रास्ते पर रुक जाते हैं, जिससे रूप और बसंत आगे निकल जाएं और राजा के सैनिक उन दोनों तक कभी न पहुंच पाएं। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। रूप और बसंत जंगल के रास्ते धारा नगरी की सीमा को पार कर गए और राजा के सैनिक आकर धीर सिंह को गिरफ्तार करके ले गए और राजा खड़गसेन के आदेश पर उन्होंने धीर सिंह को जेल में डाल दिया। पूरा 1 दिन बीत चुका था। दोनों भाई रूप और बसंत मिस्र देश के राज्य अमरगढ़ के जंगलों में भटक रहे थे। बसंत अभी छोटा ही था, भागते भागते थक गया था। उसने अपने भाई रूप से कहा, भैया मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। रूप ने बसंत को एक पेड़ के नीचे छाया में बैठा दिया और उसे समझा दिया कि जब तक मैं पानी लेकर वापस न आ जाऊं, तब तक तुम इसी पेड़ के नीचे बैठकर मेरा इंतजार करते रहना। भाई को समझाकर रूप पानी लेने के लिए चला गया। बसंत थका हारा तो था ही, वह पेड़ के नीचे लेट गया और उसकी आंख लग गई। उसी पेड़ की जड़ में एक सांप का बिल था। सांप बिल से निकला और बसंत के पैर में डस लिया।
बसंत दर्द के मारे छटपटा रहा था और अपने भाई रूप को रो रो कर आवाज़ें दे रहा था। थोड़ी देर में बसंत के प्राण निकल गए। कुछ घंटों के बाद जब रूप पानी लेकर आया तो बसंत को सोया समझकर उठाने की कोशिश करने लगा। बसंत को करवट दिलाई तो बसंत निढाल होकर दूसरी तरफ पलट गया। बसंत के मुंह से झाग निकले देखकर रूप समझ गया कि उसके छोटे भाई बसंत को किसी सांप ने डस लिया है। जंगल में बैठा रूप करुण विलाप कर रहा था। हे भगवान, बचपन में तूने हमसे हमारी माँ को छीन लिया, फिर मौसी आई तो पिता को छीन लिया, पिता ने राजपाट छीन लिया, ले देकर एक भाई का सहारा बचा था, आज तूने मुझसे ये सहारा भी छीन लिया। रोता रोता रूप जंगल से नगर की ओर चल दिया कि किसी से कफन मांग कर लाएगा और अपने भाई का अंतिम संस्कार कर देगा। रूप उस मिस्र देश के नगर अमरगढ़ में पहुंचा। संयोग से उसी दिन अमरगढ़ के राजा कमलकंद की मृत्यु हुई थी। उसी समय उसके शव को जलाने के लिए ले जा रहे थे। रूप अर्थी के सामने से गुजरा तो उस राजा के सैनिकों ने रूप को पकड़कर पूछा कि वह कौन है। रूप ने बताया कि वे दो भाई थे और किसी दूर देश से जंगल में शिकार करने निकले थे, लेकिन घने जंगल में आकर दोनों भाई गुम हो गए और उसके एक भाई को सांप ने काट लिया है। वह अपने भाई के लिए कफन काठी की व्यवस्था करने के लिए निकला है। उस राजा के सैनिक बोले कि हम तुम्हारे भाई के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर देंगे, मगर इसके लिए तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। हमारे राजा के कोई संतान नहीं है और राजा का हुक्म था कि मेरे मरने के बाद जो कोई भी परदेसी इंसान सबसे पहले मेरी अर्थी के सामने आ जाए, उसी के हाथ से मेरा दाह संस्कार करवाया जाए और उसी को मेरे बाद सिंहासन पर राजा बनाकर बैठाया जाए। रूप को सिंहासन पर बैठने का तो कोई लालच नहीं था, मगर राजा के दाह संस्कार करने के लिए वह मना नहीं कर पाया और उन सबके साथ राजा की शव यात्रा में शामिल हो गया। राजा अमरकंद का अंतिम संस्कार करवाने के बाद वहां के सैनिकों ने रूप से कहा कि तुम एक बार अपना राज तिलक और करा लो, फिर हम तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई को खोजने चलेंगे और पूरे विधि विधान के साथ उसका दाह संस्कार करवाएंगे। राज तिलक के सारे कायदे कानून निभाते निभाते शाम हो गई। इधर जंगल में एक सपेरा जो सांप पकड़ने के लिए घूम रहा था, उसकी नज़र इस बियाबान जंगल में पड़े बसंत पर पड़ गई। उसने बसंत के पास जाकर देखा तो पता चला किसी सांप ने इसे डसा है। उसने बसंत को जहर उतारने वाली बूटी से झाड़ा और बसंत की धड़कनें चलने लगी। जहर का असर कम होने लगा। इसके बाद वह सपेरा जंगल से कुछ औषधियाँ लेकर आया और सांप की काटी हुई जगह पर उनका लेप कर दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद बसंत उठकर बैठ गया। सपेरे ने बसंत से उसकी सारी कहानी पूछी कि वो इस घने जंगल में कैसे पहुंचा, तो बसंत ने उसे पूरा हाल कह सुनाया। सपेरे ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, तो बसंत ने उसे कहा कि जब तक उसका भाई नहीं मिल जाता तब तक वह कहीं नहीं जाएगा। बसंत ने सपेरे का धन्यवाद करते हुए उससे विदा ली और अपने भाई रूप को ढूंढने के लिए आगे निकल गया। रात का समय होने लगा और रूप का जब कहीं पता नहीं चला तो बसंत ने सोचा कि शायद उसके भाई को किसी जंगली जानवर ने अपना शिकार बना लिया होगा। अब बसंत भी अपने भाई के वियोग में रोते रोते उसी राज्य में पहुंच गया जहां का राजा रूप को बना दिया गया था। इधर राज तिलक कराने के बाद रूप कुछ सैनिकों को लेकर अपने भाई को लेने के लिए उसी पेड़ के नीचे आता है, पर वहां बसंत को ना पाकर फिर से रोने लगा और समझ गया कि जरूर उसके भाई बसंत को कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया होगा। रूप अपने सैनिकों को लेकर वापस महल को आ गया और अपना राजकाज अच्छे से संभालने लगा। रात का समय हो गया था। बसंत नगर में भटकता हुआ घूम रहा था। नगर के बाहर किनारे पर एक धोबी का घर था। बसंत उसी के दरवाजे पर बैठकर सो गया। सुबह उठकर जब उस धोबी ने एक सुंदर नौजवान को अपने दरवाजे पर सोते हुए देखा तो उसने उसको उठाया और पूछा
कि वह कौन है और कहाँ से आया है। बसंत ने कहा कि वह एक परदेसी है और कामकाज की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। धोबी के यहाँ भी कोई संतान नहीं थी। वह धोबी बसंत को अपना धर्म का बेटा बनाकर अपने साथ रखने लगा। धोबी घाट पर कपड़े धोने के लिए जाया करता था। बड़े बड़े जहाज़ों के सौदागर शहर में आते जाते रहते थे। धोबी ने सोचा, अगर उसके बेटे को किसी सेठ के यहाँ जहाज पर नौकरी मिल जाए तो उनका बुढ़ापा ही सुधर जाएगा। धोबी अपने बेटे की नौकरी के लिए तलाश में रहने लगा और उसने कई सौदागरों को बोल भी दिया था। संयोगवश ऐसा हुआ कि थोड़े ही समय बाद किसी दूसरे राज्य का सौदागर अपना जहाज लेकर उसी नगर में आया। उसे अपने जहाज पर कुछ कर्मचारियों की ज़रूरत थी। यह बात धोबी के कान में भी पड़ गई। धोबी ने बसंत को ले जाकर उस सौदागर से मिलवा दिया। बसंत एक नई उम्र का हट्टा कट्टा नौजवान था। सौदागर ने तुरंत ही बसंत को अपने जहाज के कर्मचारियों में भर्ती कर लिया और बसंत को अपने जहाज पर ले गया। अगली बार वो जहाज का सौदागर अपने जहाज को लेकर एक पनेर नाम के राज्य में गया। पनेर राज्य के राजा नामदेव की पुत्री राजकुमारी चंद्रावती का स्वयंवर चल रहा था। आसपास के राजकुमारों और बड़े बड़े सेठों को स्वयंवर में बुलाया गया था। सौदागर भी बसंत को अपने साथ लेकर राजकुमारी चंद्रावती का स्वयंवर देखने के लिए पहुंच गया। बसंत के मुखमंडल पर राजकुमारों की तरह तेज देखकर राजकुमारी चंद्रावती ने सारे धनी सेठों और राजकुमारों को छोड़कर बसंत के गले में वरमाला डाल दी। चंद्रावती के पिता नामदेव को अपनी बेटी पर बहुत क्रोध आया कि राजा की बेटी होकर स्वयंवर में बैठे बड़े बड़े धनी सेठों और राजकुमारों को छोड़कर उसने एक सौदागर के नौकर को अपना पति चुन लिया। नामदेव ने अपनी पुत्री को बहुत समझाया कि वो अपना फैसला बदल ले और किसी राजकुमार को अपने वर के रूप में चुन ले, मगर चंद्रावती ने अपने पिता को साफ मना कर दिया। नामदेव ने क्रोध में आकर अपनी पुत्री को अपने राज्य से निकल जाने का आदेश दिया। बसंत अपनी पत्नी चंद्रावती को लेकर सौदागर के साथ उसके जहाज पर आ गया। पिता के देश निकाला देने पर चंद्रावती अपने पति बसंत के सामने रोने लगी। तब बसंत ने अपनी पत्नी चंद्रावती को अपनी कहानी सुनाकर समझाया। चंद्रावती अपने पति बसंत की सच्चाई सुनकर खुश हो जाती है कि उसका पति कोई सौदागर का नौकर नहीं बल्कि धारा नगरी का राजकुमार है। राजकुमारी चंद्रावती अपने पति बसंत के साथ सौदागर के जहाज पर ही रहने लगती है। चंद्रावती का सुंदर रूप देखकर सौदागर के मन में खोट आ गया था और वह बसंत को अपने रास्ते से हटाने की साजिश करने लगा। एक भटियारी सौदागर के जहाज पर रहने वाले सैनिकों के लिए खाना देने आया करती थी। सौदागर ने उस भटियारी को पैसों का लालच देकर उसे अपने पक्ष में कर लिया। वो भटियारी बसंत की पत्नी चंद्रावती से जान पहचान बढ़ाने लगी और उसे अपने साथ नगर में घुमाने फिराने के लिए ले जाने लगी। एक दिन वो भटियारी रानी चंद्रावती को अपने घर पर ही छोड़कर आ गई और जहाज पर आकर बसंत के सामने रोने पीटने लगी कि उसकी पत्नी तो किसी पैसे वाले सेठ के साथ भाग गई है। बसंत अपनी पत्नी चंद्रावती को ढूंढने के लिए नगर में निकल गया और उसने रानी चंद्रावती को बहुत ढूंढा, मगर जब उसे कहीं उसकी पत्नी दिखाई नहीं दी तो मरे मन से लौटकर अपने जहाज पर वापस आ गया। इधर उस भटियारी ने वापस आकर रानी चंद्रावती को सौदागर के हाथों में सौंप दिया और इसके बदले में उसने सौदागर से मोटी रकम वसूल कर ली। अब उस सौदागर ने बसंत को किसी दूसरे जहाज पर भेज दिया और रानी चंद्रावती को झूठ बोल दिया कि तुम्हारा पति जिस जहाज पर गया था वो जहाज पानी में डूब गया है और उसका पति भी पानी में डूबकर मर गया है। रानी चंद्रावती ये सुनकर बहुत रोई कि पिता ने देश से निकाल दिया और पति दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। अब रानी जाए तो जाए कहाँ। सौदागर को तो इसी मौके की तलाश थी। उसने सही मौका देखते ही रानी चंद्रावती को अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव रख दिया, मगर रानी चंद्रावती भी बहुत बुद्धिमान और चतुर औरत थी। अब उसे सौदागर की चाल को समझने में जरा भी देर नहीं लगी।
चंद्रावती को अपने पति बसंत पर पूरा भरोसा था कि वह उसे अकेला छोड़कर कभी दूसरे जहाज पर नहीं जाएगा। मगर इस वक्त रानी मजबूर थी। सौदागर की बात मानने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। रानी चंद्रावती ने चतुराई से काम लिया और सौदागर से कहा कि हमारे यहाँ शादी के बाद नवविवाहित जोड़े को रूप और बसंत की कथा जरूर सुनाई जाती है, तभी उनके विवाह को संपन्न माना जाता है। सौदागर ने चंद्रावती की बात मान ली और सारे नगर के पढ़िया और पंडितों के पास पता करवाया कि किसी को रूप और बसंत की कथा कहनी आती हो तो मेरे घर में आकर रूप और बसंत की कथा कह दे। मगर सौदागर को उसके राज्य में कोई ऐसा पंडित नहीं मिला जो रूप और बसंत के बारे में कुछ भी जानता हो। सौदागर का जहाज अब दोबारा से मिस्र देश जाने के लिए रवाना होने वाला था। सौदागर ने सोचा शायद वहाँ पर किसी को रूप और बसंत की कथा आती होगी। ऐसा सोचकर सौदागर चंद्रावती को भी अपने साथ जहाज पर ले जाता है और पता करते करते सौदागर अमरगढ़ राज्य में ही पहुँच जाता है, जहाँ पर रूप को राजा बनाया गया था। जब सौदागर को वहाँ भी कोई रूप और बसंत की कथा बाँचने वाला पंडित नहीं मिला तो सौदागर राजा रूप के दरबार में ही पहुँच गया। उसने राजा रूप के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर आपके राज्य में कोई मेरी पत्नी को रूप और बसंत की कथा सुना देगा तो उसे मैं 1 लाख सोने की मोहरें इनाम में दे दूंगा। सौदागर की बातें सुनकर राजा बना हुआ रूप अचरज में पड़ गया कि रूप और बसंत का किस्सा हम दोनों भाइयों के अलावा तीसरा कौन जान सकता है, और मेरा भाई बसंत तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। आखिर ये माजरा क्या है। रूप ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी राज दरबार में आकर रूप और बसंत की कथा सुनाएगा उसे मैं अपना आधा राज्य दान में दे दूंगा। ये खबर हवा की तरह सारे राज्य में फैल गई। इधर सौदागर ने बसंत को जिस जहाज पर भेजा था उस जहाज के मालिक को भी इसी नगर में अपना जहाज लेकर आना था। बसंत कुछ दिनों की छुट्टी लेकर उसी धोबी और धोबन के घर पर आ गया जिन्होंने उसे धर्म का बेटा बनाकर पनाह दी थी। धोबी और धोबन ने बसंत को सारी बात बताई कि अगर कोई रूप और बसंत की कथा सुनाएगा तो राजा उसे अपना आधा राज्य दान में दे देगा। बसंत को भी ये बात सुनकर बड़ा ही अचरज हुआ कि रूप और बसंत का किस्सा तो हम 3 ही लोग जानते हैं। एक तो मेरा भाई रूप जो अब इस दुनिया में नहीं है, और दूसरी मेरी पत्नी चंद्रावती जो मुझे छोड़कर किसी सेठ के साथ भाग गई, और तीसरा इस कहानी का किरदार मैं खुद ही हूँ। आखिर ये माजरा क्या है। यहाँ का राजा रूप और बसंत के बारे में क्या जानता है। वो रूप और बसंत की कथा क्यों सुनना चाहता है। अब ये तो राजमहल में पहुंचकर ही पता चलेगा। उसने धोबी और धोबन से कहा कि उसे रूप और बसंत की कथा बाँचनी आती है। वो राजा के दरबार में जाकर कथा सुना तो देगा, मगर इस कथा को वो पर्दे की आड़ में खड़ा होकर सुनाएगा। ये शर्त बसंत ने इसलिए रखी थी क्योंकि अपने जीवन की दर्द भरी दास्तान बसंत बिना रोए सुना नहीं सकता था। अगले दिन रूप और बसंत की कथा सुनने के लिए दरबार लग गया, जहाँ सौदागर भी बसंत की पत्नी को लेकर बैठा हुआ था। बसंत ने पर्दे की आड़ में अपने जीवन की करुण कहानी कहनी शुरू कर दी कि किस प्रकार धारा नगरी के 2 राजकुमारों को उनकी सौतेली माँ फांसी पर लटकवाती है, और वहाँ से जान बचाकर भागे हुए दोनों भाई किस प्रकार जंगल में बिछड़ गए थे। कहानी को बीच में ही रोककर रूप ने बसंत से उसका नाम और पता पूछा, और पूछा कि तुम्हें यह कहानी कैसे पता है। तब बसंत पर्दे के पीछे से बोला कि महाराज, मैं इस कथा को इसलिए जानता हूँ क्योंकि इस कहानी का एक बदनसीब पात्र मैं खुद भी हूँ। मेरा भाई रूप जंगल में मेरे लिए पानी लेने गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। इतना सुनकर राजा रूप अपने छोटे भाई बसंत को गले से लगा लेता है। कथा सुनने बैठी चंद्रावती भी अपने पति बसंत को पहचान लेती है और सौदागर के पास से उठकर अपने पति बसंत के पास चली जाती है। चंद्रावती की सारी बातें सुनने के बाद राजा रूप सिंह सौदागर को कारागार में डलवा देता है और अपने भाई बसंत को
अपने वचन के अनुसार आधा राजपाट दे देता है। कुछ समय बीतने के बाद दोनों भाई आपस में सलाह मिलाते हैं कि एक बार उन्हें धारा नगरी में जरूर चलकर देखना चाहिए कि उनके पिता व चाचा धीर सिंह के क्या हालचाल हैं। दोनों भाइयों को उनके गुप्तचरों के द्वारा पता चलता है कि राजा खड़क सिंह और उनके चाचा धीर सिंह कारागार में बंद हैं। ये समाचार पाकर रूप और बसंत दोनों भाई अपनी फौज तैयार कर लेते हैं और धारा नगरी पर आक्रमण करके जालिम सिंह को बंदी बना लेते हैं। अपने पिता व चाचा धीर सिंह को कारागार से निकालकर दोबारा से अपने पिता को राजा और चाचा धीर सिंह को मंत्री बना देते हैं। उनकी सौतेली महारानी ज्ञानवती कारागार में बंद होने के डर से आत्महत्या कर लेती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको रूप और बसंत दोनों भाइयों के जीवन की यह सच्ची कहानी अच्छी लगी होगी। धर्म ज्ञान से जुड़ी हुई ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।